Today we will discuss about some important point in physics. Okay, so hope you are doing great, right? तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 11th का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आईआईटी के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। आपको पता होगा कि कंप्लीट जो फिजिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यूनिट एंड डायमेंशन, राइट? तो अब आप एक चीज़ देखो कि यूनिट एंड डायमेंशन से फिजिक्स क्यों स्टार्ट होती है। सोचिए कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन, राइट? यूनिट एंड डायमेंशन से कोई चीज़ें कैसे स्टार्ट होती है, आप इस चीज़ को पूरी फिजिक्स, जैसे सिंपल सा फंडा देखो, आपको अपना नाम, आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम है कुछ भी है, तो हमको बुलाने के लिए एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, राइट? एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। आप मुझे कोई बुला रहा है बाय नेम, तो कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट है ना। तो जो फिजिक्स है, बहुत ध्यान से देखना, फिजिक्स है वो फिजिक्स में जो चीज़ें हमको बताना है, फिजिक्स इज अ एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये आपका क्या है बेटा, ये है एग्जैक्ट मेजरमेंट। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हम कोई चीज़ हाइपोथेटिकल चीज़ ले लें जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है जो बेस्ड है ऑन द मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है, इस एग्जैक्ट साइंस है, एक तरह का एग्जैक्ट साइंस है जो क्या करता है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। आप एक चीज सोच के देखिए कि यूनिट, ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट किया, 11th में ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट किया। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे ना, फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। आप अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, आप अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, आप उसका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, राइट? आप देखिए, जैसे एक सिंपल सा फंडा देखो, किसी इंसान को बुलाने के लिए, या किसी इंसान को बुलाने के लिए आप उसका नाम बताते हो, राइट? तो एक तरह का आपने यूनिट डिफाइन किया ना। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आप देते हो ना, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। तो फिजिक्स में वही चीज़ हम है यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, राइट, बहुत ध्यान से देखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको यूनिट चाहिए। और ऐसी यूनिट देखो बेटा, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड में। जस्ट अ सेकेंड, यूनिट क्या होता है, तो ये तो था बेटा फिजिक्स की स्टोरी जो आपने देखा। फिजिक्स क्या होता है, एग्जैक्ट, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस विच इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, आपको पता है ना, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसी यूनिट जो ऑल ओवर में एक ही यूनिट हो ना, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ टर्म, अमाउंट ऑफ टर्म, इसको आप चाहो तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ टर्म, राइट? देखो, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ टर्म विच मीजर, आप लिख सकते हो विच मीजर द क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए ऐसी यूनिट आप बताओ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हो। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिट। इंटरनेशनली वर्ड हमने क्यों बोला कि अगर कंट्री वाइज यूनिट और डायमेंशन बदलेगा, इमेजिन अगर कंट्री वाइज यूनिट और डायमेंशन बदलेगा तो फिर आप किसी भी कंट्री से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। भाई हमारे यहाँ का मीटर कुछ और होगा, किसी कंट्री का कुछ मीटर और होगा, किसी और कंट्री का कोई भी यूनिट अलग अलग होगी, तो आप प्रॉपर इंटरेक्शन उनसे कर ही नहीं सकते। तो ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और बताती क्या है, विट मीजर द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए हमको एक यूनिट डिफाइन करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई हर कंट्री में अलग अलग यूनिट हो, राइट? इंडिया में अलग यूनिट हो, यूएस में अलग यूनिट हो, तो फिर फिजिक्स हर कंट्री की डिफर कर जाएगी। मुझे एक ऐसी यूनिट चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगल यूनिट हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसी यूनिट हो कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक यूनिट हो। एंड रिमेंबर दैट पॉइंट, मीजर ऑफ द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए एक हम टर्म यूज करते हैं
यूनिट का, और ऐसे वो जो होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अब तो आपने तो पढ़ा कि क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी आप किसी भी फिजिक्स में चीज़ें डिफाइन करते हो तो देखिए वहाँ पे बेटा हम दो टाइप से क्वांटिटी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक हम पढ़ते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। और अच्छा याद रखना कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। अच्छा सेकंड क्या है बेटा, सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत ही इंटरटेनिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी विच इज, एक मिनट पहले ध्यान से समझो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है। फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी, यू कैन राइट दोज क्वांटिटी, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी पे अगर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लिखें, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी फंडामेंटल किसको बोलते हैं बेटा, कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। बहुत ध्यान से देखना, लाइफ में आपको बनना क्या है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, लाइफ में आपको फंडामेंटल बनना है। आपका मेन मोटो क्या है, इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी पे बेस्ड नहीं हो, आप किसी के ऊपर बेस्ड नहीं हो, आप यू आर ए फ्री। तो हम फंडामेंटल, तो लाइफ में सबका टारगेट क्या होना चाहिए, यू मेक ए फंडामेंटल, फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट। मेन मोटो एजुकेशन का क्या है, आप पढ़ते हो मनी, और मेन पर्पस क्या है कि आप फंडामेंटल बनना चाहते हो। फंडामेंटल कि मतलब हम फ्री हैं, हम किसी पे भी बेस्ड नहीं है, वी आर द फ्री, फंडामेंटल हमको बनना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, लाइफ में आपको फंडामेंटल बनना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी, राइट। कभी भी कोई वर्ड यूज होता है तो टीचर हमेशा वर्ड यूज करते हैं ना, बेस को क्लियर करो, बेस इन द सेंस ऑफ फंडामेंटल। फिजिक्स का अगर फंडामेंटल पता है, फिजिक्स का अगर बेस पता है, देन यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी पे भी ना डिपेंड करे। जैसे आपको बता दें, मास हो गया, मास की बात हमने किया, लेंथ की बात हमने किया, टाइम की बात किया, राइट। दीज आर द क्वांटिटी, ये किसी पे नहीं डिपेंड करती, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और वन मोर थिंग, फिजिक्स में फंडामेंटल वर्ड जो आया, इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होता फिजिक्स में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, दीज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। एंड वन मोर थिंग आप याद रखोगे बेटा कि फंडामेंटल आपको बनना है, न कि आप कोई और चीज़ बन रहे हो। चलिए सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका नाम क्या है, डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये तो बेस्ड है ना फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको डिराइव्ड नहीं बनना है, ऑलवेज आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको फंडामेंटल बनना है। फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ आई एम फ्री, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन, यू आर ए फंडामेंटल। Like physics fundamental quantity or base quantity are those which does not depend upon any other quantity. But in case of derived quantity are those quantity, remember one more thing, derived quantity are those quantity which depend upon fundamental quantity. डिराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। जैसे देखो आपने क्या देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी आपकी बेटा, मास थी, लेंथ थी, टाइम थी, मास, लेंथ, टाइम।
लेकिन अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें, जैसे आपसे बोले कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दीज क्वांटिटी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दीज क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, these are a derived quantity. Why? Because these quantity depend upon these types. ये जो क्वांटिटी है ना, जैसे फोर्स से डिपेंड करती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो आप ये चीज़ें बहुत इजीली समझ गए कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे नहीं डिपेंड करती, और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो आपको बता दें, अभी तक जो हम फिजिक्स में, वैसे तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है हम 7 पढ़ के लेके चलते हैं, फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे फंडामेंटल, वैसे 7 लेके चलते हैं, और किसी किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें 9 तक दिया है, राइट, बट वी नीड ओनली द आपको 7 फिजिकल क्वांटिटी लेके चलना है जो फंडामेंटल है। फर्स्ट क्या होता है बेटा? मास के बाद क्या होता है आपका? लेंथ के बाद क्या होता है? टाइम के बाद क्या होता है? टेम्परेचर। ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड व्हाट इज द फिफ्थ इज द करंट, एंड व्हाट इज द सिक्स इज द luminous intensity, it's a luminous intensity, right, and the last is the, this is 6, number 6, last is the amount of substance, right, amount of substance. These are the quantity which we consider in fundamental quantity, and these quantity does not depend upon any other quantity. सोच के देखिए, ये ऐसी क्वांटिटी है, आप जितना फिजिक्स में जितने भी फार्मूले आप पढ़ते हो वो सारे फार्मूले इस आपके फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, और दीज आर द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, राइट। तो फर्स्ट रिमेंबर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ और चीज की डिस्कस करेंगे, कैसे कि सिस्टम में जैसे हर क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा, राइट। जैसे देखिए आप बेटा MKS की बात करो, CGS की बात करो, FPS की बात करो, तो दीज आर द सिस्टम, हर यूनिट का हर सिस्टम में अलग अलग डायमेंशन होगा, अलग डायमेंशन तो इक्वल होगा, हर यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी का हर सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा। बिकॉज व्हाट इज द MKS इज द मीटर, इट्स अ किलोग्राम एंड सेकेंड, इसका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। व्हाट इज द CGS? सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमीटर, आप लिखोगे ग्राम, सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, CGS, ये सेकेंड है बेटा, सेकेंड, इट्स सेकेंड, नॉट अ सिस्टम, सेकेंड। FPS है फुट, पाउंड, सेकेंड। एक चीज हमेशा याद रखना कि आज की डेट में हम FPS यूनिट मोस्टली बहुत कम यूज करते हैं, ये 2 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MKS और CGS। रिमेंबर, आई एम टेलिंग वन मोर टाइम, MKS एंड CGS, दीज 2 यूनिट्स आर वन ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका यूज तो बेटा आप लोग बहुत कम करोगे, फुट, पाउंड, सेकेंड, बट MKS और CGS ये 2 यूनिट आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। जैसे आपको इसकी बात करें तो इसको देखो, MKS में क्या होगा और CGS में क्या होगा, राइट। CGS केवल 2 यूनिट, FPS को हम लोग इतना आज की डेट में यूज नहीं करते। जैसे मास है, तो मास को आप MKS में किससे मेजर करते हो? केजी से। यही यूनिट अगर आप सेंटीमीटर में आ जाओगे तो ग्राम हो जाएगा। लेंथ इज द मीटर, आप यहां पे आ जाओगे, लेंथ का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। पता है आपको टाइम दोनों में सेकंड होता है, केवल 3 ही वर्ड के लिए है, MKS, CGS, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? केजी। MKS में मास को केजी, CGS में ग्राम, लेंथ इज द मीटर, दिस इज द सेंटीमीटर, टाइम इज द सेकेंड, एंड दिस इज आल्सो द सेकेंड। एक बार हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि MKS में ये होगा, CGS में होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं इन सारी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल डिफाइन ईच एंड एवरी स्टेप। देखो, मास को आप डिफाइन करते हो, मास को डिफाइन करोगे केजी या फिर केजी या ग्राम में, राइट। लेंथ को आप डिफाइन करोगे मीटर या फिर सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में,
और टेम्परेचर को केल्विन में एंड करंट को एम्पियर में। करंट इज डिफाइंड इन एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, रिमेंबर याद करना, कैंडिला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मोल। फिर से देखो, मास को डिफाइन करते हैं केजी में, एमकेएस में केजी, सीजीएस में ग्राम। लेंथ इज द मीटर एंड दिस इज इन द सेंटीमीटर। टाइम चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस, दोनों केस में सेकंड लेते हो। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द केल्विन एंड करंट इज द एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी इट्स कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट्स मोल। तो ये सारी यूनिट है जो आपको एकदम याद रहना चाहिए। रिमेंबर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सीक्वेंस में आपको ऐसा नहीं कि यही सेम सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। आप याद रखना कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी और इनके ये यूनिट है। एमकेएस में अलग होगा, सीजीएस में अलग होगा, जैसे मास केजी ग्राम, लेंथ मीटर सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, राइट। तो ये सब तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम किसी भी डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन बनाते कैसे हैं, है ना, क्योंकि अभी तक ये सारे टर्म्स, एक बार अगर आप देखो, ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा होगा भाई, 9th में आपने पढ़ा होगा, एक बार आपने 10th में पढ़ा होगा। तो डायमेंशन फार्मूला बनाते कैसे, फिर से मैं आप एक बार बता दूं, ये कौन कौन सा टर्म था। पहला था मास एंड सेकंड इज द लेंथ एंड व्हाट इज द थर्ड इज द टाइम एंड व्हाट इज द फोर्थ इज द टेम्परेचर एंड फाइव इज द करंट एंड व्हाट इज द सिक्स इज द luminous intensity, it's a luminous intensity and 7 is the amount of substance, it's a amount of substance। आप एक चीज तो देखो, मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L, टाइम का T, टेम्परेचर केल्विन, है ना, K का फर्स्ट वर्ड केल्विन तो कैपिटल A, टेम्परेचर करंट इज द एम्पियर, कैपिटल वर्ड A एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी आप CD लिखो या I लिखा रहता है, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, याद रखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस CD या फिर आप CD से डिफाइन करो, मोस्टली डायमेंशन में हम I वर्ड डिफाइन करते हैं। तो ये सब टर्म है जो आपको डायमेंशन में अप्लाई करना है। जस्ट सेकंड, सारे पॉइंट क्लियर करा रहा हूं, आप डायमेंशन में ये सब टर्म कैसे अप्लाई करोगे। जैसे मास का डायमेंशन M, लेंथ का L, टाइम का T, टेम्परेचर का K, करंट इज द A, luminous intensity इज द I or CD, amount of substance इज द मोल। मोस्टली हमको ये सारे टर्म आपके यूज होंगे। टाइम, लेंथ, है ना, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारी चीजें आपको क्लियर ही है, नो डाउट, बताने का ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। चलो, मास इज द लेंथ, मास इज द M, लेंथ इज द L, टाइम इज द T, टेम्परेचर K, करंट A, luminous intensity I, amount of the substance is a mole। ओके। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि आप डायमेंशन कैसे बनाते हो, बहुत ध्यान से देखना। तो चलो हम कोई क्वांटिटी ले लें, जैसे स्पीड। हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये चीज़ तो सबको पता है ना, डिस्टेंस किससे मेजर करते हो भाई, 10 मीटर 20 मीटर, डिस्टेंस किससे मेजर करोगे, लेंथ से ना। तो इसको मेजर करते हो आप किससे, लेंथ से, और इसको मेजर टाइम इज द टाइम, तो लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का T, और इसको लिखोगे LT पावर -1। रिमेंबर वन थिंग, डायमेंशन को हमेशा हम लार्ज ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। डायमेंशन ऑलवेज डिफाइन इन ए लार्ज ब्रैकेट, दिस इज द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ऐसा नहीं कि आप डायमेंशन को स्मॉल मिडिल ब्रैकेट या ऐसे लिख दो, ये गलत है। LT पावर -1, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज एक्सेप्टेबल। तो केवल आपको लार्ज ब्रैकेट में लिखना है LT पावर -1। इवन हम वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप याद रखो डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, L ना, L अपॉन टाइम T। यू कैन आल्सो राइट LT पावर -1, राइट। अगर हम बात करें बेटा एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता क्या है, इट्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आपने निकाल लिया है LT पावर -1 और टाइम का क्या हो जाएगा T। यू कैन आल्सो राइट LT पावर -2। आपने पढ़ा हुआ कि ये टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और ये सारे टर्म आप बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको।
चलो अगर मैं बात करूं बेटा फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और आपको पता है कि जो मास का डायमेंशन होता है m, और एक्सेलरेशन आपने यहां फाइंड आउट किया था, ये देखो lt पावर -2, यू कैन आल्सो राइट m lt -2 लार्ज ब्रैकेट। तो दिस इज द स्टेप हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन। ये तरीका है आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने का, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलिए इसको रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका चाहिए तो ले लीजिए। स्पीड लेंथ अपॉन टाइम lt पावर -1, वेलोसिटी lt पावर -1, एक्सेलरेशन lt पावर -2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ml, देखो दिस इज द मास एंड दिस इज द एक्सेलरेशन lt पावर -2, यू कैन राइट mlt माइनस का 2, राइट, दीज आर द टर्म। ओके सो शैल आई मूव, ओके चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और टर्म आपको बताते हैं कि डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। बहुत ही इजी स्टेप होता है इसमें, आपको ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे आप बता दें वर्क, आपने पढ़ा है वर्क, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट D। अभी आपने फोर्स का डायमेंशन निकाला था ना बेटा, mlt -2 इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इट्स L, यू कैन आल्सो राइट ml² t -2, राइट। तो आपको अगर फिजिक्स में सिंपल सा देखो डायमेंशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको सारे फार्मूले पता है फिजिक्स में, अगर आपको सारे फार्मूले पता है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। मोस्टली देखो अभी मैंने 3 वर्ड पे वर्क किया, mlt मास लेंथ टाइम, अगर आपके पास 3 फार्मूले हैं mlt, तो कोई चीज़ निकालने, अगर आपको mlt पता है और फिजिक्स में सारे फार्मूले पता है तो आपको पता है ना कि मास m होगा, लेंथ होगा l, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की बात करोगे तो l आएगा, टाइम की बात करोगे तो t आएगा। तो ये तो बहुत बेस्ट तरीका है ना कि सारी चीज़ें आप डिफाइन कर लो, mlt। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। कुछ हम इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी में चलते हैं, राइट, कुल फिजिक्स के कुछ इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है उनको डिफाइन करते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। मोस्टली जैसे करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, Q/T, करंट इक्वल टू Q/T, राइट। अब आप याद रखना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप वर्ड यूज करते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या करंट फंडामेंटल है कि चार्ज? आपके फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसमें करंट था ना कि चार्ज था। तो पहले याद रखना, पहले फंडामेंटल आया तब डिराइव्ड क्वांटिटी आया, तो इट्स फंडामेंटल, राइट। यू कैन आल्सो राइट Q इक्वल टू I इंटू टी, और I का डायमेंशन A इज द T। तो जो चार्ज का डायमेंशन होगा ये क्या होगा बेटा, AT। I इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q/T, इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, I इज द A, T इज द टाइम, यू कैन आल्सो राइट इट्स AT। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बेटा, AT। और आपने 10th में क्या पढ़ा था, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पढ़ा था पोटेंशियल की बात करें हम, सिंपल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, फोर्स का तो आप याद ही कर लो, mlt -2, और D का L, चार्ज का AT, चार्ज इज द AT। सो देखो ये वाला T ऊपर जाएगा, ml² T -3 A- 1। तो याद रखना, देखो ml² T -3, करेक्ट है ना, LL A-3, इट्स डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो ऐसी जो क्वांटिटी है आप इन सब को भी डिफाइन कर सकते हो, कोई डाउट आने की जरूरत है नहीं। जैसे एक दो और आपको बता दें कि एनर्जी की बात करो तो आपने देखो बहुत टाइप की एनर्जी पढ़ा है, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है अभी आपकी आपने एनर्जी पढ़ रखा है कौन कौन सी बेटा, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। दुनिया की कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशन एक होगा, ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ अलग डायमेंशन होगा या पोटेंशियल का कुछ अलग डायमेंशन, नो। डायमेंशन फिजिक्स में हर जितनी भी क्वांटिटी है सबका एक होगा, राइट। सबका एक का मतलब इन द सेंस आप सारी फिजिकल नहीं, जैसे सारी एनर्जी है तो जितनी भी एनर्जी होगी सबका डायमेंशन एक होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। चलो प्रूव करके दिखाते हैं। देखो बेटा 1/2, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो ½ mv², तो 1/2 आपको इससे कोई मतलब नहीं है।
आप यहाँ पे चलिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास, मास का m, आपको याद होगा तो वेलोसिटी इक्वल टू आया था LT पावर माइनस का 1, यू कैन आल्सो राइट LT पावर माइनस 1 का स्क्वायर। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m L स्क्वायर T माइनस 2, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप लार्ज ब्रैकेट लगाना ना भूलें, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, देखो ये क्या होता है, मास, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सबको पता है कि G इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी मास, इट्स एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है m LT पावर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा LT पावर माइनस 2, हाइट इट्स L, यू कैन आल्सो राइट ML स्क्वायर T माइनस 2। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कुछ और होगा, काइनेटिक का डायमेंशन कुछ नहीं, जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन क्या होगा बेटा, एक, राइट। तो ये था आपका लिखने का डायमेंशन, लिखने का तरीका। चलो मैं एक दो और बता दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं सारी चीज़ें अभी, मैं केवल MLT पे चल रहा हूँ, MLT। जैसे मान लो पावर, तो पावर क्या बताता है, पावर बताता है W/T, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, इट्स अ पावर। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना हुआ तो अभी आपने एनर्जी निकाला था ML स्क्वायर T माइनस 2 एंड टाइम का T, तो जो पावर का डायमेंशन होगा ML स्क्वायर T माइनस 3, इट्स डायमेंशन ऑफ पावर ML स्क्वायर T माइनस 3, ये आपका पावर का डायमेंशन है। आप देखो ना, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एक चीज हमको प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास फिजिक्स में फार्मूला है, अगर हमारे पास फिजिक्स में फार्मूला है तो हम कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू W/T, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का फार्मूला ML स्क्वायर T माइनस 2, टाइम इज द T, ये टर्म ऊपर जाएगा ML स्क्वायर T माइनस का 3, राइट। तो दीज आर द डायमेंशन जो हम डिफाइन करते हैं। चलो, तो ये तो था हमारा तरीका हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आप न्यूमेरिकल में किसी चीज को कैसे अप्लाई करोगे। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग कंप्लीट फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां से आपको दिखाएगा कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि कोई भी फार्मूला करेक्ट है, कोई भी फार्मूला इनकरेक्ट है। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि जो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। कैसे, जैसे देखो हम इक्वेशन के तीनों मोशन पढ़े हैं, इक्वेशन के मोशन ऑफ इक्वेशन सबको पता है क्या मोशन निकल रहा है, मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो v का डायमेंशन होगा वही u का डायमेंशन होगा, वही at का डायमेंशन होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हर पॉइंट पे जैसे इक्वेशन है तो देखो ये हर पॉइंट पे डायमेंशन बराबर होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी इट्स LT पावर माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी LT पावर माइनस 1, एक्सेलरेशन LT पावर माइनस 2, इट्स टाइम यू कैन आल्सो राइट LT पावर माइनस का 1। आप देखें ना हर पॉइंट पे डायमेंशन बराबर आ रहा है। यहाँ इसका भी डायमेंशन LT पावर माइनस 1, LT पावर माइनस 1, LT पावर माइनस 1, राइट। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, आपको दिखाता हूं क्या सेकंड इक्वेशन में भी ये वैलिड होगा, क्या थर्ड इक्वेशन में वैलिड होगा, या फिजिक्स के हर फार्मूले में वैलिड होगा। तो फिजिक्स के हर फार्मूले में वैलिड होगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इट्स मोशन का सेकंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल S का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन UT का होगा और वही डायमेंशन AT स्क्वायर का होगा, है ना। देखो 1/2 इसका कोई नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। चलो S का डायमेंशन क्या होगा L, तो L सबका आना चाहिए, क्या आ रहा है चेक करके देख लेते हैं। UT का मतलब बेटा, U का मतलब LT पावर माइनस 1, इट्स T से T कट गया बचा L, राइट। AT LT पावर माइनस 2 एंड T का स्क्वायर, ये भी कट गया बचा L। हर पॉइंट पे L बच रहा है ना, इट मीन्स इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फॉलो कर रहा है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन,
मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे मोशन का थर्ड इक्वेशन भी देख लो आप, क्यों लास्ट क्यों छोड़ोगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू स्क्वायर का डायमेंशन यू स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, और ये बराबर होगा डायमेंशन बेटा 2as का। चलो चेक करके देखो, इट्स वेलोसिटी lt पावर -1 का स्क्वायर, यू कैन आल्सो राइट l स्क्वायर t -2, राइट। सेम ऐसे lt पावर -1 का स्क्वायर l स्क्वायर t, ये क्या है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इट्स फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, 2 का कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन lt पावर -2 इंटू l, यू कैन आल्सो राइट l स्क्वायर t -2। तो ये देखो हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट वी गॉट द सेम डायमेंशन, इट मीन्स these are follow the principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, the dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. वो चीज हम देख भी रहे हैं, देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो u स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही u स्क्वायर का डायमेंशन होगा और वही 2as का डायमेंशन होगा। आपने देखा l स्क्वायर t -2, l स्क्वायर t -2, l स्क्वायर t -2, तो सबका डायमेंशन बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। लेट मी चेक, ये कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके। गुड, तो ये था बेटा आपके जो टर्म्स हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, राइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, जो सारी चीजें आपने देखा है ना। अब इसको न्यूमेरिकल अप्लाई कैसे करोगे, देखो देखो वंडरफुल फार्मूला, जैसे हम बोलो वेलोसिटी इक्वल टू at प्लस vt प्लस ct क्यूब, आप इसको डिफाइन करो। लेट मी एक बार और चेक कर लें, हाँ करेक्ट है, अच्छा v इक्वल टू at प्लस bt प्लस ct क्यूब। तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, जो v का डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा, और वही bt का डायमेंशन होगा, और वही ct क्यूब का डायमेंशन होगा, राइट। अब हम आपसे पूछे v इज द वेलोसिटी, v क्या है बेटा इसमें वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम, t इज द टाइम। तो फाइंड आउट करो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा v बाई टी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर लिख दो, t स्क्वायर लिख दो, तो v बाई टी का स्क्वायर, एंड c इक्वल टू क्या होगा v बाई टी का क्यूब। वेलोसिटी का डायमेंशन lt पावर -1 इंटू t, यू कैन आल्सो राइट lt पावर -2। इसका एडवांटेज देखा, होमोजेनिटी आप लगा के किसी भी पॉइंट का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे देखो a, v इक्वल टू at इज इक्वल टू vt स्क्वायर इक्वल टू ct क्यूब, a इक्वल टू v बाई टी lt पावर -1 अपान t, जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो lt पावर -2, तो ये lt पावर -1 अपान t का स्क्वायर, यू कैन आल्सो राइट lt पावर -3, c में lt पावर -1 इट्स t3, यू कैन आल्सो राइट lt पावर -4। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ और आपको और टफ न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं, है ना, एक एक चीज आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है डायमेंशन, जो आपको सारे एक एक पॉइंट इसमें आपको समझना है। v इक्वल टू, तो ये था बेटा आपके कैसे आप डायमेंशन को डिफाइन करते हो। जैसे अब थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल कुछ क्वेश्चंस पे ले चल रहा हूँ। जैसे हम आपसे बोलूँ एनर्जी इक्वल टू, आप डिफाइन कर लो a माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनर्जी इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। आप मुझे फाइंड आउट करो E इज द एनर्जी, E क्या है बेटा, E इज द एनर्जी एंड T इज द टाइम। आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, इसमें A और B का डायमेंशन क्या होगा। आप अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिजिक्स में क्या आप याद रखना, क्या आप kg को लीटर से ऐड कर सकते हो, इम्पॉसिबल। kg को ऐड करने के लिए kg ही चाहिए। क्या मीटर को सेंटीमीटर से ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते। यहाँ मीटर को भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप 100 सेंटीमीटर लिख के भी इसको कन्वर्ट करोगे। ऐसा समझो कि अगर हम बात करें kg को हम ऐड कर दें सेंटीमीटर से, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो फिजिक्स में कभी भी ऐड करने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, बहुत देना, इट्स वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिजिक्स में कभी भी आपको क्वांटिटी से ऐड करना हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आना चाहिए। kg को ऐड करने के लिए आपको kg ही चाहिए ना। तो डायमेंशन में ये ब्यूटी देखो, अगर a माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब जो a का डायमेंशन होगा वही तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। ये चीज कब अप्लाई होगी, जब प्लस हो या माइनस हो। ऐसा नहीं कि एडिशन,
सॉरी मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन में नहीं, ये अप्लाई कर सकते हो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये हमको ये बताता है फिजिक्स में कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी से कर सकते हैं, राइट। तो सेम क्वांटिटी से अगर आप करोगे बेटा तो समझिए सेम क्वांटिटी से करोगे तो a इक्वल टू डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फिजिक्स में कभी भी क्वांटिटी सेम है तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर यहाँ a माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स जो a का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। वाई? बिकॉज a से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू एल स्क्वायर। अब क्या बचा बेटा b। अब होमोजेनिटी लगा दो। होमोजेनिटी क्या कहती है? जो e का डायमेंशन होगा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो a बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। तो होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो e का डायमेंशन होगा वही a बाई बी टी का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन होगा एक्स स्क्वायर बाई बी टी का। तो चलो a का 2 डायमेंशन आ गया, हम इस और इस टर्म को देख लें। तो e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई बी टी। वी कैन ऑल्सो राइट b इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ई टी, और एक्स स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी। यू कैन ऑल्सो राइट b इक्वल टू एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस का 1। ये सारा टर्म ऊपर ले जाओ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम माइनस 1 टी। इट्स डायमेंशन। हाउ टू फाइंड आउट? एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला जो ट्रिक है कि किसी भी डायमेंशन को फिजिक्स में अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो यहाँ पे आपका लॉजिक लग जाएगा ना, जो a का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, a इक्वल टू एल स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो, e इक्वल टू a बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। तो जो e का डायमेंशन होगा वही a बाई बी टी का डायमेंशन होगा और वही एक्स स्क्वायर बाई बी टी का डायमेंशन होगा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। देखिए जो मेंस में आया क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं आपको। जैसे देखो, प्रेशर अपान a माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू v माइनस वी इक्वल टू आर टी। बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। p इज द प्रेशर, p क्या है बेटा इसमें? p है आपका प्रेशर एंड v है वॉल्यूम, v है आपका वॉल्यूम, r है, r आपको पता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैसे इसकी ज़रूरत मैं आपको लॉजिक बताया तो पढ़ेगी नहीं। t है टेम्परेचर। आपको a और b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, p माइनस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस वी इक्वल टू आर टी। अगर आप लॉजिक लगा दो तो कितना इजी हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फिजिक्स में सेम क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर v माइनस वी है, बहुत ध्यान से देखना, अगर v माइनस वी है, v को b से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो कहने का मतलब जो v का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा। और वॉल्यूम होता क्या है? v को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच, लेंथ विड्थ हाइट l इंटू एल इंटू एल। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यूब। तो सिंपल यहाँ से लिख सकते हो v इक्वल टू एल क्यूब, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है, v इक्वल टू एल क्यूब, v इक्वल टू एल क्यूब, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। जो प्रेशर का अगर p माइनस ए बाई वी स्क्वायर है तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही a अपान वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, राइट। तो जो a इज इक्वल टू क्या होगा, p इंटू वी का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल का स्क्वायर। यू कैन राइट दैट फार्मूला ऑफ प्रेशर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इट्स डायमेंशन ऑफ प्रेशर। वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन एल स्क्वायर। यू कैन राइट एल पावर 2, ये एल पावर 6 हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल पावर 6। यू कैन राइट एम एल पावर 5 टी माइनस का 2। तो ये डायमेंशन होगा। नहीं देखो ना, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं, केवल हमको ये पता था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बहुत ध्यान से देखना, सेम क्वांटिटी में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। p माइनस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस वी इक्वल टू आर टी। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, जो v का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा। इट्स वॉल्यूम एल बी एच एल एल एल, v इक्वल टू एल क्यूब, v इक्वल टू एल क्यूब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, p माइनस ए बाई वी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यू कैन राइट a इक्वल टू
P इंटू वी स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ml T माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा ml माइनस वन टी माइनस टू, यू कैन आल्सो राइट ml माइनस वन टी माइनस टू, एल पावर 3 इसका स्क्वायर, एल पावर 6 एल पावर 5 टी माइनस का 2। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डायमेंशन इन इजी वे। अब ऐसा नहीं कि आप होमोजेनिटी लगाए पड़े हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना। तो ये तरीका था आपका कैसे आप किसी भी डायमेंशन को डिफाइन करते हो। चलो मैं कुछ और इजी और टफ क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। जैसे ये तो था सिंपल डायमेंशन, अगर आपको एक्सपोनेंशियल का टर्म का हो, अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई पावर एक्स है, ई पावर माइनस 80 है, ई पावर माइनस 5t है, कैसे फाइंड आउट करोगे? विद इन 1 मिनट आपको चीजें समझा रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल अगर कोई टर्म है तो बेटा ये होता है डायमेंशन लेस। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो तो सिंपली उठा कर लिख देना 1, सिंपली उठा कर लिख देना 1। एक्सपोनेंशियल क्या होता है बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस अगर क्वांटिटी है तो आप सिंपली इसको लिख दो E इक्वल टू 1, है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं E इक्वल टू 1। कैसे? जस्ट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, हम आपसे बोलूं y इक्वल टू एम्पलीट्यूड ई पावर माइनस, हम आपसे बोलूं 80, आप मुझे y इज द डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे a अननोन है, a अननोन है, t इज द टाइम। अब आपसे पूछूं स्मॉल a और कैपिटल A का डायमेंशन फाइंड आउट करो, तो सिंपल सा देखो, मैंने क्या बताया कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका डायमेंशन होता है 1। तो ये वाली क्वांटिटी 80 इक्वल टू लिख दो 1, ऐसा नहीं, माइनस साइन नहीं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे साइन का 80 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी और 1 अपॉन टी, इसका मतलब t माइनस का 1, a का डायमेंशन स्मॉल a। अब ये पूरी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन 1 है तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, और y इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर करते हैं? l से, तो y a इक्वल टू भी l आया, कैपिटल A इक्वल टू आ गया l, स्मॉल a इक्वल टू t माइनस का 1। दीज आर द वे टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं जो IIT में पूछा गया, कई बार पूछा गया। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन कैसे निकालें, राइट। जैसे आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू, मुझे बताइए y, देखो उसमें ऐसे था, प्रेशर P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ माइनस अल्फा, जस्ट अ सेकेंड, इसको क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू RT होता है ना बेटा, PV इक्वल टू RT। तो यहाँ पे लिखा था क्या? अल्फा V बाई RT, यू कैन ऑल्सो राइट RT बाई V, नहीं P बाई RT, ये ऐसा क्वेश्चन था। यस, इट्स अ क्वेश्चन। P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल E माइनस अल्फा V बाई RT। 1 मिनट, आई विल डिस्क्राइब सारे टर्म। P यहाँ पे क्या है बेटा? प्रेशर, P क्या है? प्रेशर, V क्या है आपका? वॉल्यूम है, R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, इट्स अ गैस कांस्टेंट, इट्स अ गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। आपसे पूछा जाए अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ कैन वी सॉल्व इन इजी वे, राइट। इसको थोड़ा सा बताइए, आप इसको वो करके वीडियो को पास करके देखो थोड़ा, बताइए अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा। सोचो, मैंने क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल अगर टर्म है तो उसका डायमेंशन क्या होता है? 1। एक्सपोनेंशियल टर्म है तो कहने का मतलब अल्फा V बाई RT इक्वल टू हो जाएगा 1, अल्फा V अपॉन RT इक्वल टू 1। यू कैन आल्सो राइट अल्फा इक्वल टू RT बाई V। अब ऐसा नहीं है कि अब R का डायमेंशन निकालो, P का डायमेंशन निकालो, V का डायमेंशन निकालो। अगर आप वो निकाल लो तो इसका मतलब आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा नहीं है। हमने आइडियल गैस इक्वेशन, याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन, हमने आइडियल गैस इक्वेशन ये चीज़ पढ़ा है कि PV इक्वल टू nRT, n इज द नंबर्स ऑफ मोल, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। यू कैन आल्सो राइट PV इक्वल टू RT, या RT बाई V इक्वल टू लिख सकते हैं P। तो इतने क्वांटिटी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, सिंपल सा।
अल्फा इक्वल टू आर टी बाई वी, और ये बराबर होगा बेटा पी के, राइट। तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू पी, और पी होता क्या है, फोर्स अपान एरिया, और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपान एल का स्क्वायर, देन अल्फा इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, इट्स डायमेंशन ऑफ अल्फा, राइट। चेक कर लो आप, अल्फा वी अपान आर टी, बिकॉज हमने क्या कहा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म हो तो उसका डायमेंशन क्या होता है बेटा, 1, देन वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू आर टी बाई वी, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आर टी बाई वी को लिख सकते हैं पी, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया एम एल टी माइनस टू अपान एल का स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस का 2, राइट। चलो अब बीटा की बात करते हैं, अल्फा का डायमेंशन क्लियर, अल्फा का डायमेंशन क्लियर, ओके, सो मूव फॉर बीटा। तो कहने का मतलब जो पी का डायमेंशन होगा वही अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म तो हो गया आपका 1, ये पूरा टर्म हो गया 1, अल्फा इक्वल टू पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, वी कैन आल्सो राइट बीटा इक्वल टू अल्फा बाई पी। अगर आप देखो तो अल्फा किसके बराबर आया था, अल्फा पी के बराबर आया था, तो पी बाई पी, इट्स डायमेंशनलेस, बीटा इज द डायमेंशनलेस, बिकॉज आपने देखा कि सारी वैल्यू कट के क्या आ रही थी 1, अगर सारी वैल्यू कट के 1 आ रही थी तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, है ना। तो एक्सपोनेंशियल भी बहुत इजी होता है, राइट, एक्सपोनेंशियल इट्स आल्सो वेरी इजी टॉपिक, है ना। एक दो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का आपको और कराते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का। जैसे एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई पावर अल्फा टी, आपको बता करना है कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। सिंपल सा एक्सपोनेंशियल टर्म आप यूज करो, एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन क्या होता है 1, तो अल्फा टी इक्वल टू 1, तो टी अल्फा यू कैन आल्सो राइट अल्फा इक्वल टू 1 अपन टी, 1 बाई टी इट्स टी माइनस का 1, बहुत ईजी होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन। सेम ऐसे हम लॉगरिथमिक का करेंगे, सेम ऐसे हम किसी भी कोई टेग्नामेट्रिक फंक्शन हो या कोई टेग्नामेट्रिक फंक्शन हो, कोई लॉग का फंक्शन हो, इसका डायमेंशन होता है क्या बेटा, चाहे लॉग का फंक्शन हो चाहे टेग्नामेट्रिक का फंक्शन हो, डायमेंशन होता है 1, सिंपली आप लिखोगे डायमेंशन इज द 1। तो अगर 1 की बात आप 1 करके आप तुरंत 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर द टर्म फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये था बेटा कि किसी भी टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म है तो आप कैसे डिफाइन करोगे। चलो एक दो क्वेश्चन आपको और डायमेंशन का ही सिखाता हूँ, राइट। तो जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सेम ऐसे देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था a माइनस पी अपान ए बाई वी स्क्वायर, ये क्यों आपने देख ही लिया। जैसे p माइनस ए बाई वी क्यूब दे दिया और v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आल्सो, राइट। p माइनस ए बाई वी क्यूब, v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, सेम वही लॉजिक आप लगाओगे, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, है ना। जो v का डायमेंशन, इसमें ये कंफ्यूजिंग है, ये टर्म आपको बता दूं, p माइनस वी स्क्वायर है, राइट। जो p का डायमेंशन होगा वही v स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा l क्यूब, इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। इसको हटाना है 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, l3/2 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा l3/2, एक आप निकाल लोगे a माइनस वी क्यूब, ये सारे टर्म्स आपके आ जाएंगे, राइट। तो दीज आर द टर्म हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन। तो ये तो तरीका था कैसे डायमेंशन को हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है ना। और अब हम डिस्कस करेंगे कि टेग्नामेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन कैसे निकालते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन कैसे निकालते हो, है ना। दीज आर द टर्म, कुछ हमने टर्म आपको सिखाया कि कैसे आप डायमेंशन को निकालते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है, ओके। रेडी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन फिजिक्स, ओके। सो होप यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 11th का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आईआईटी के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। आपको पता होगा कि कंप्लीट जो फिजिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। तो अब आप एक चीज़ देखो कि यूनिट एंड डायमेंशन से फिजिक्स क्यों स्टार्ट होती है। सोचिए कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन, राइट। यूनिट एंड डायमेंशन से कोई चीज़ें कैसे स्टार्ट होती है, आप इस चीज़ को पूरी फिजिक्स, जैसे सिंपल सा फंडा देखो, आपको अपना नाम
आपका नाम कुछ भी है, जैसे मेरा नाम है कुछ भी है, तो हमको बुलाने के लिए एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, राइट, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। आप मुझे कोई बुला रहा है बाय नेम, तो कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट है ना। तो जो फिजिक्स है, बहुत ध्यान से देखना, फिजिक्स है वो, फिजिक्स में जो चीज़ें हमको बताना है, फिजिक्स इज अ एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये आपका क्या है बेटा, ये है एग्जैक्ट मेजरमेंट। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हम कोई चीज़ हाइपोथेटिकल चीज़ ले लें जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है जो बेस्ड है ऑन द मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है, इज एग्जैक्ट साइंस है, एक तरह का एग्जैक्ट साइंस है जो क्या करता है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि यूनिट, ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट किया, 11th में ये चैप्टर पहले क्यों स्टार्ट किया। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे ना, फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। आप अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, आप अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा है, आप उसका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, राइट। आप देखिए, जैसे एक सिंपल सा फंडा देखो, किसी इंसान को बुलाने के लिए, राइट, किसी इंसान को बुलाने के लिए आप उसका नाम बताते हो, राइट। तो एक तरह का आपने यूनिट डिफाइन किया ना। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आप देते हो ना, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। तो फिजिक्स में वही चीज़ हम है, यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, राइट, बहुत ध्यान से देखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको यूनिट चाहिए। और ऐसी यूनिट, देखो बेटा, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड में। जस्ट अ सेकेंड, यूनिट क्या होता है, तो ये तो था बेटा फिजिक्स की स्टोरी जो आपने देखा। फिजिक्स क्या होता है, एग्जैक्ट, फिजिक्स इज अ एग्जैक्ट साइंस विच इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, आपको पता है ना, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसी यूनिट जो ऑल ओवर में एक ही यूनिट हो ना, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ टर्म, इसको आप चाहो तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ टर्म, राइट। देखो, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ टर्म विच मीजर, आप लिख सकते हो विच मीजर द क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए ऐसी यूनिट आप बताओ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हो। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिट। इंटरनेशनली वर्ड हमने क्यों बोला कि अगर कंट्री वाइज यूनिट और डायमेंशन बदलेगा, इमेजिन अगर कंट्री वाइज यूनिट और डायमेंशन बदलेगा तो फिर आप किसी भी कंट्री से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। भाई हमारे यहाँ का मीटर कुछ और होगा, किसी कंट्री का कुछ मीटर और होगा, किसी और कंट्री का कोई भी यूनिट अलग अलग होगी, तो आप प्रॉपर इंटरेक्शन उनसे कर ही नहीं सकते। तो ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और बताती क्या है, विट मीजर द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए हमको एक यूनिट डिफाइन करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई हर कंट्री में अलग अलग यूनिट हो, राइट, इंडिया में अलग यूनिट हो, यूएस में अलग यूनिट हो, तो फिर फिजिक्स हर कंट्री की डिफर कर जाएगी। मुझे एक ऐसी यूनिट चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगल यूनिट हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऐसी यूनिट हो कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक यूनिट हो। एंड रिमेंबर दैट पॉइंट, मीजर ऑफ द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मीजर करने के लिए एक हम टर्म यूज करते हैं यूनिट का, और ऐसे वो जो होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अब तो आपने तो पढ़ा कि क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी आप किसी भी फिजिक्स में चीज़ें डिफाइन करते हो तो देखिए वहाँ पे बेटा हम दो टाइप से क्वांटिटी पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक हम पढ़ते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। और अच्छा याद रखना कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। अच्छा सेकंड क्या है बेटा,
सेकेंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत ही इंटरटेनिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी विच इज, एक मिनट पहले ध्यान से समझो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है। फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी, यू कैन राइट दोज क्वांटिटी, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी पे अगर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लिखें? दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी फंडामेंटल किसको बोलते हैं बेटा? कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। बहुत ध्यान से देखना, लाइफ में आपको बनना क्या है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लाइफ में आपको फंडामेंटल बनना है। आपका मेन मोटो क्या है? इंडिपेंडेंट बनो। आप किसी पे बेस्ड नहीं हो, आप किसी के ऊपर बेस्ड नहीं हो, आप यू आर ए फ्री। तो हम फंडामेंटल, तो लाइफ में सबका टारगेट क्या होना चाहिए? यू मेक ए फंडामेंटल। फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट। मेन मोटो एजुकेशन का क्या है? आप पढ़ते हो मनी, और मेन पर्पज क्या है कि आप फंडामेंटल बनना चाहते हो। फंडामेंटल कि मतलब हम फ्री हैं, हम किसी पे भी बेस्ड नहीं है, वी आर द फ्री। फंडामेंटल हमको बनना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, लाइफ में आपको फंडामेंटल बनना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी, राइट। कभी भी कोई वर्ड यूज होता है तो टीचर हमेशा वर्ड यूज करते हैं ना, बेस को क्लियर करो। बेस इन द सेंस ऑफ फंडामेंटल। फिजिक्स का अगर फंडामेंटल पता है, फिजिक्स का अगर बेस पता है, देन यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी पे भी ना डिपेंड करे। जैसे आपको बता दें, मास हो गया, मास की बात हमने किया, लेंथ की बात हमने किया, टाइम की बात किया, राइट। दीज आर द क्वांटिटी, ये किसी पे नहीं डिपेंड करती, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और वन मोर थिंग, फिजिक्स में फंडामेंटल वर्ड जो आया, इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होता फिजिक्स में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। दीज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। एंड वन मोर थिंग आप याद रखोगे बेटा कि फंडामेंटल आपको बनना है, न कि आप कोई और चीज़ बन रहे हो। चलिए, सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका नाम क्या है? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये तो बेस्ड है ना फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको डिराइव्ड नहीं बनना है, ऑलवेज आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको फंडामेंटल बनना है। फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ आई एम फ्री, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन, यू आर ए फंडामेंटल। Like physics fundamental quantity or base quantity are those which does not depend upon any other quantity. But in case of derived quantity are those quantity. Remember one more thing, derived quantity are those quantity which depend upon fundamental quantity. डिराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। जैसे देखो, आपने क्या देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी आपकी बेटा? मास थी, लेंथ थी, टाइम थी। मास, लेंथ, टाइम। लेकिन अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें, जैसे आपसे बोले कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दीज क्वांटिटी, speed, distance upon time, displacement, velocity, displacement upon time, force, mass into acceleration, these quantity depend upon fundamental quantity. These are a derived quantity. Why? Because these quantity depend upon these types. ये जो quantity है ना, जैसे force से depend करती है, mass into acceleration, velocity, distance। तो आप ये चीज़ें बहुत easily समझ गए कि fundamental और derived quantity क्या होती है ना।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे नहीं डिपेंड करती, और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो आपको बता दें, अभी तक जो हम फिजिक्स में, वैसे तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है हम 7 पढ़ के लेके चलते हैं, फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे फंडामेंटल, वैसे 7 लेके चलते हैं, और किसी किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें 9 तक दिया है, राइट, बट वी नीड ओनली द आपको 7 फिजिकल क्वांटिटी लेके चलना है जो फंडामेंटल है। फर्स्ट क्या होता है बेटा? मास। मास के बाद क्या होता है आपका? लेंथ। लेंथ के बाद क्या होता है? टाइम। टाइम के बाद क्या होता है? टेम्परेचर। ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड व्हाट इज द फिफ्थ? फिफ्थ इज द करंट, and what is the sixth? Sixth is the luminous intensity. It's a luminous intensity, right? And the last is the, this is 6, number 6, last is the amount of substance, right? Amount of substance. These are the quantity which we consider in fundamental quantity, and these quantity does not depend upon any other quantity. सोच के देखिए, ये ऐसी क्वांटिटी है, आप जितना फिजिक्स में जितने भी फार्मूले आप पढ़ते हो वो सारे फार्मूले इस आपके फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, और दीज आर द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, राइट? तो फर्स्ट रिमेंबर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? तो यहां पे हम कुछ और चीज की डिस्कस करेंगे। कैसे? कि सिस्टम में जैसे हर क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा, राइट? जैसे देखिए आप बेटा MKS की बात करो, CGS की बात करो, FPS की बात करो, तो दीज आर द सिस्टम। हर यूनिट का हर सिस्टम में अलग अलग डायमेंशन होगा, अलग डायमेंशन तो इक्वल होगा, हर यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी का हर सिस्टम में अलग अलग यूनिट होगा। बिकॉज व्हाट इज द MKS? MKS इज द मीटर, इट्स अ किलोग्राम एंड सेकेंड, इसका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। व्हाट इज द CGS? सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमीटर, आप लिखोगे ग्राम, सेकेंड, है ना? सेंटीमीटर, ग्राम, CGS, ये सेकेंड है बेटा, सेकेंड, इट्स सेकेंड, नॉट अ सिस्टम, सेकेंड। FPS है फुट, पाउंड, सेकेंड। एक चीज हमेशा याद रखना कि आज की डेट में हम FPS यूनिट मोस्टली बहुत कम यूज करते हैं। ये 2 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MKS और CGS। रिमेंबर, आई एम टेलिंग वन मोर टाइम, MKS एंड CGS, दीज 2 यूनिट्स आर वन ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका यूज तो बेटा आप लोग बहुत कम करोगे, फुट, पाउंड, सेकेंड, बट MKS और CGS ये 2 यूनिट आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। जैसे आपको इसकी बात करें तो इसको देखो, MKS में क्या होगा और CGS में क्या होगा, राइट? CGS केवल 2 यूनिट, FPS को हम लोग इतना आज की डेट में यूज नहीं करते। जैसे मास है, तो मास को आप MKS में किससे मेजर करते हो? केजी से। यही यूनिट अगर आप सेंटीमीटर में आ जाओगे तो ग्राम हो जाएगा। लेंथ, लेंथ इज द मीटर, आप यहां पे आ जाओगे, लेंथ का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। पता है आपको टाइम? टाइम दोनों में सेकंड होता है, सेकंड होता है। केवल ये 3 ही वर्ड के लिए है, MKS, CGS, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? केजी। MKS में मास को केजी, CGS में ग्राम, लेंथ इज द मीटर, दिस इज द सेंटीमीटर, टाइम इज द सेकेंड, एंड दिस इज आल्सो द सेकेंड। एक बार हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि MKS में ये होगा, CGS में होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं इन सारी क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, आई विल डिफाइन ईच एंड एवरी स्टेप। देखो, मास को आप डिफाइन करते हो, मास को डिफाइन करोगे केजी या फिर केजी या ग्राम में, राइट? लेंथ को आप डिफाइन करोगे मीटर या फिर सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में, एंड करंट को एम्पियर में, करंट इज डिफाइन इन एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, रिमेंबर याद करना, कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मोल। फिर से देखो, मास को डिफाइन करते हैं केजी में, MKS में केजी, CGS में ग्राम, लेंथ इज द मीटर एंड दिस इज द सेंटीमीटर। टाइम चाहे MKS हो चाहे CGS, दोनों केस में सेकंड लेते हो। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द केल्विन, एंड करंट, करंट इज द एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी, इट्स कैंडिला,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। तो ये सारी यूनिट है जो आपको एकदम याद रहना चाहिए। रिमेंबर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सीक्वेंस में आपको ऐसा नहीं कि यही सेम सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। आप याद रखना कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी और इनके ये यूनिट है। एमकेएस में अलग होगा, सीजीएस में अलग होगा। जैसे मास केजी ग्राम, लेंथ मीटर सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, राइट। तो ये सब तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम किसी भी डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन बनाते कैसे हैं, है ना। क्योंकि अभी तक ये सारे टर्म्स, एक बार अगर आप देखो, ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा होगा भाई, 9th में आपने पढ़ा होगा, एक बार आपने 10th में पढ़ा होगा। तो डायमेंशन फार्मूला बनाते कैसे, फिर से मैं आप एक बार बता दूं। ये कौन कौन सा टर्म था, पहला था मास एंड सेकंड इज द लेंथ एंड व्हाट इज द थर्ड इज द टाइम एंड व्हाट इज द फोर्थ इज द टेम्परेचर एंड फाइव इज द current and what is the sixth is the luminous intensity, it's a luminous intensity and 7 is the amount of substance, it's a amount of substance। आप एक चीज तो देखो, मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L, टाइम का T, टेम्परेचर केल्विन, है ना, K का फर्स्ट वर्ड केल्विन तो कैपिटल A, टेम्परेचर करंट इज द एम्पियर, कैपिटल वर्ड ए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी आप CD लिखो या I लिखा रहता है, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, याद रखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस CD या फिर आप CD से डिफाइन करो, मोस्टली डायमेंशन में हम I वर्ड डिफाइन करते हैं। तो ये सब टर्म है जो आपको डायमेंशन में अप्लाई करना है। जस्ट सेकंड, सारे पॉइंट क्लियर करा रहा हूं आप डायमेंशन में ये सब टर्म कैसे अप्लाई करोगे। जैसे मास का डायमेंशन M, लेंथ का L, टाइम का T, टेम्परेचर का K, करंट इज द A, लुमिनस इंटेंसिटी इज द I or CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द मोल। मोस्टली हमको ये सारे टर्म आपके यूज होंगे, टाइम, लेंथ, है ना, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारी चीजें आपको क्लियर ही है, नो डाउट, बताने का ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। चलो, mass is the length, mass is the M, length is the L, time is the T, temperature K, current A, luminous intensity I, amount of the substance is the mole। okay। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि आप डायमेंशन कैसे बनाते हो, बहुत ध्यान से देखना। तो चलो हम कोई क्वांटिटी ले लें, जैसे स्पीड। हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये चीज तो सबको पता है ना, डिस्टेंस किससे मेजर करते हो भाई, 10 मीटर 20 मीटर, डिस्टेंस किससे मेजर करोगे, लेंथ से ना। तो इसको मेजर करते हो आप किससे, लेंथ से, और इसको मेजर टाइम इज द टाइम, तो लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का T, और इसको लिखोगे LT पावर -1। रिमेंबर वन थिंग, डायमेंशन को हमेशा हम लार्ज ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। डायमेंशन ऑलवेज डिफाइन इन ए लार्ज ब्रैकेट, दिस इज द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ऐसा नहीं कि आप डायमेंशन को स्मॉल मिडिल ब्रैकेट या ऐसे लिख दो, ये गलत है। LT पावर -1, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज एक्सेप्टेबल। तो केवल आपको लार्ज ब्रैकेट में लिखना है LT पावर -1। इवन हम वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप याद रखो डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, L ना, L अपॉन टाइम T। यू कैन आल्सो राइट LT पावर -1, राइट। अगर हम बात करें बेटा एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता क्या है, इट्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आपने निकाल लिया है LT पावर -1 और टाइम का क्या हो जाएगा T। यू कैन आल्सो राइट LT पावर -2। आपने पढ़ा हुआ कि ये टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और ये सारे टर्म आप बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा आपको। चलो अगर मैं बात करूं बेटा फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि जो मास का डायमेंशन होता है M, और एक्सेलरेशन आपने यहाँ फाइंड आउट किया था, ये देखो LT पावर -2। यू कैन आल्सो राइट MLT -2 लार्ज ब्रैकेट। तो दिस इज द स्टेप हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन। ये तरीका है आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने का, है ना। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलिए इसको रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका चाहिए तो ले लीजिए। स्पीड, लेंथ अपॉन टाइम LT पावर -1, वेलोसिटी LT पावर -1, एक्सेलरेशन LT पावर -2, फोर्स
मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल, देखो दिस इज द मास एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, एल टी पावर -2, यू कैन राइट एम एल टी माइनस का 2, राइट, दीज आर द टर्म। ओके ओके ओके, सो शैल आई मूव? ओके ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और टर्म आपको बताते हैं कि डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। बहुत ही इजी स्टेप होता है इसमें, आपको ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे आप बता दें वर्क, आपने पढ़ा है वर्क, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट D। अभी आपने फोर्स का डायमेंशन निकाला था ना बेटा, mlt -2 इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इट्स L, यू कैन ऑल्सो राइट ml² t-2, राइट। तो आपको अगर फिजिक्स में सिंपल सा देखो डायमेंशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको सारे फार्मूले पता है फिजिक्स में, अगर आपको सारे फार्मूले पता है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। मोस्टली देखो अभी मैंने 3 वर्ड पे वर्क किया, MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। अगर आपके पास 3 फार्मूले हैं MLT, तो कोई चीज़ निकालने, अगर आपको MLT पता है और फिजिक्स में सारे फार्मूले पता है, तो आपको पता है ना कि मास M होगा, लेंथ होगा L, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की बात करोगे तो L आएगा, टाइम की बात करोगे तो T आएगा। तो ये तो बहुत बेस्ट तरीका है ना कि सारी चीज़ें आप डिफाइन कर लो, MLT। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। कुछ हम इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी में चलते हैं, राइट। कुल फिजिक्स के कुछ इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है उनको डिफाइन करते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। मोस्टली जैसे करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, Q/T, करंट इक्वल टू Q/T, राइट। अब आप याद रखना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप वर्ड यूज करते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या करंट फंडामेंटल है कि चार्ज? आपके फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसमें करंट था ना कि चार्ज था। तो पहले याद रखना, पहले फंडामेंटल आया तब डिराइव्ड क्वांटिटी आया, तो इट्स फंडामेंटल, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट Q इक्वल टू I इंटू टी, और I का डायमेंशन A इज द T। तो जो चार्ज का डायमेंशन होगा ये क्या होगा बेटा, AT। I इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q/T, इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, I इज द A, T इज द टाइम। यू कैन ऑल्सो राइट इट्स AT। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बेटा, AT। और आपने 10th में क्या पढ़ा था, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पढ़ा था पोटेंशियल की बात करें हम, सिंपल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, फोर्स का तो आप याद ही कर लो, MLT -2, और D का L, चार्ज का AT, चार्ज इज द AT। सो देखो ये वाला T ऊपर जाएगा, ml² t-3 A-1। तो याद रखना, देखो ml² t-3, करेक्ट है ना, A-3, इट्स डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो ऐसी जो क्वांटिटी है आप इन सब को भी डिफाइन कर सकते हो, कोई डाउट आने की जरूरत है नहीं। जैसे एक दो और आपको बता दें कि एनर्जी की बात करो तो आपने देखो बहुत टाइप की एनर्जी पढ़ा है, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है अभी आपकी आपने एनर्जी पढ़ रखा है कौन कौन सी बेटा, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। दुनिया की कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशन एक होगा। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ अलग डायमेंशन होगा या पोटेंशियल का कुछ अलग डायमेंशन, नो। डायमेंशन फिजिक्स में हर जितनी भी क्वांटिटी है सबका एक होगा, राइट। सबका एक का मतलब इन द सेंस आप सारी फिजिकल नहीं, जैसे सारी एनर्जी है तो जितनी भी एनर्जी होगी सबका डायमेंशन एक होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। चलो प्रूव करके दिखाते हैं। देखो बेटा 1/2, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो ½ mv², तो 1/2 आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे चलिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास का m, आपको याद होगा तो वेलोसिटी इक्वल टू आया था LT⁻⁻1। यू कैन ऑल्सो राइट LT⁻⁻1 का स्क्वायर। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m L² t-2, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप लार्ज ब्रैकेट लगाना ना भूलें, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, देखो ये क्या होता है, मास, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबको पता है कि G इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर/सेकंड²। तो ये भी मास, इट्स एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, m
एल टी पावर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा एल टी पावर माइनस 2, हाइट इट्स एल, यू कैन आल्सो राइट एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कुछ और होगा, काइनेटिक का डायमेंशन कुछ नहीं, जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन क्या होगा बेटा, एक, राइट। तो ये था आपका लिखने का डायमेंशन लिखने का तरीका। चलो मैं एक दो और बता दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं सारी चीज़ें अभी, मैं केवल MLT पे चल रहा हूँ, MLT। जैसे मान लो पावर, तो पावर क्या बताता है, पावर बताता है W/T, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, इट्स अ पावर। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना हुआ तो अभी आपने एनर्जी निकाला था mL² T माइनस 2 एंड टाइम का T, तो जो पावर का डायमेंशन होगा mL² T माइनस T, इट्स डायमेंशन ऑफ पावर mL² T माइनस 3, ये आपका पावर का डायमेंशन है। आप देखो ना, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एक चीज हमको प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास फिजिक्स में फार्मूला है, अगर हमारे पास फिजिक्स में फार्मूला है तो हम कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू W/T, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का फार्मूला mL² T माइनस 2, टाइम इज द T, ये टर्म ऊपर जाएगा mL² T माइनस का 3, राइट। तो दीज आर द डायमेंशन जो हम डिफाइन करते हैं। चलो, तो ये तो था हमारा तरीका हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आप न्यूमेरिकल में किसी चीज को कैसे अप्लाई करोगे। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग कंप्लीट फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां से आपको दिखाएगा कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि कोई भी फार्मूला करेक्ट है, कोई भी फार्मूला इनकरेक्ट है। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि जो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। कैसे, जैसे देखो हम इक्वेशन के तीनों मोशन पढ़े हैं, इक्वेशन के मोशन ऑफ इक्वेशन सबको पता है क्या मोशन निकल रहा है, मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो v का डायमेंशन होगा वही u का डायमेंशन होगा, वही at का डायमेंशन होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हर पॉइंट पे जैसे इक्वेशन है तो देखो ये हर पॉइंट पे डायमेंशन बराबर होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी इट्स lt पावर माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी lt पावर माइनस 1, एक्सेलरेशन lt पावर माइनस 2, इट्स टाइम यू कैन आल्सो राइट lt पावर माइनस का 1। आप देखिए ना हर पॉइंट पे डायमेंशन बराबर आ रहा है, यहाँ इसका भी डायमेंशन lt पावर माइनस 1, lt पावर माइनस 1, lt पावर माइनस 1, राइट। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, आपको दिखाता हूं क्या सेकंड इक्वेशन में भी ये वैलिड होगा, क्या थर्ड इक्वेशन में वैलिड होगा, या फिजिक्स के हर फार्मूले में वैलिड होगा। तो फिजिक्स के हर फार्मूले में वैलिड होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट्स मोशन का सेकंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल s का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ut का होगा और वही डायमेंशन at स्क्वायर का होगा, है ना। देखो 1/2 इसका कोई नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। चलो s का डायमेंशन क्या होगा l, तो l सबका आना चाहिए, क्या आ रहा है चेक करके देख लेते हैं। ut का मतलब बेटा, u का मतलब lt पावर माइनस 1, इट्स t से t कट गया बचा l, राइट। at lt पावर माइनस 2 एंड टी का स्क्वायर ये भी कट गया बचा एल। हर पॉइंट पे एल बच रहा है ना, इट मींस इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फॉलो कर रहा है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मोशन का थर्ड इक्वेशन भी देख लो आप, क्यों लास्ट क्यों छोड़ोगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू स्क्वायर का डायमेंशन यू स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा और ये बराबर होगा डायमेंशन बेटा 2as का। चलो चेक करके देखो, इट्स वेलोसिटी lt पावर माइनस 1 का स्क्वायर, यू कैन आल्सो राइट l स्क्वायर t माइनस 2, राइट। सेम ऐसे lt पावर माइनस 1 का स्क्वायर l स्क्वायर t, ये क्या है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इट्स फाइनल वेलोसिटी और ये
इनिशियल वेलोसिटी 2 का कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन LT पावर -2 इंटू एल, यू कैन ऑल्सो राइट L स्क्वायर T -2। तो ये देखो हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट वी गॉट द सेम डायमेंशन। इट मीन्स दीज आर follow the principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, the dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. वो चीज हम देख भी रहे हैं, देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो u स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही u स्क्वायर का डायमेंशन होगा और वही 2as का डायमेंशन होगा। आपने देखा L स्क्वायर T -2, L स्क्वायर T -2, L स्क्वायर T -2, तो सबका डायमेंशन बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। लेट मी चेक ये कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके गुड। तो ये था बेटा आपके जो टर्म्स हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, राइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, जो सारी चीजें आपने देखा है ना। अब इसको न्यूमेरिकल अप्लाई कैसे करोगे, देखो देखो वंडरफुल फार्मूला। जैसे हम बोलो वेलोसिटी इक्वल टू AT प्लस VT प्लस CT क्यूब, आप इसको डिफाइन करो। लेट मी एक बार और चेक कर लें, हाँ करेक्ट है। V इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT क्यूब। तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, जो V का डायमेंशन होगा वही AT का डायमेंशन होगा और वही BT का डायमेंशन होगा और वही CT क्यूब का डायमेंशन होगा, राइट। अब हम आपसे पूछे v इज द वेलोसिटी, v क्या है बेटा इसमें वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम, t इज द टाइम। तो फाइंड आउट करो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा v बाई टी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर लिख दो, t स्क्वायर लिख दो, तो v बाई टी का स्क्वायर, एंड c इक्वल टू क्या होगा v बाई टी का क्यूब। वेलोसिटी का डायमेंशन LT पावर -1 इंटू t, यू कैन ऑल्सो राइट LT पावर -2। इसका एडवांटेज देखा, होमोजेनिटी आप लगा के किसी भी पॉइंट का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे देखो a v इक्वल टू AT इज इक्वल टू VT स्क्वायर इक्वल टू CT क्यूब, a इक्वल टू v बाई टी LT पावर -1 अपान t, जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो LT पावर -2, तो ये LT पावर -1 अपान t का स्क्वायर, यू कैन ऑल्सो राइट LT पावर -3। c में LT पावर -1 इट्स T3, यू कैन ऑल्सो राइट LT पावर -4। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ और आपको और टफ न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं, है ना, एक एक चीज आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है डायमेंशन, जो आपको सारे एक एक पॉइंट इसमें आपको समझना है। v इक्वल टू, तो ये था बेटा आपके कैसे आप डायमेंशन को डिफाइन करते हो। जैसे अब थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल कुछ क्वेश्चंस पे ले चल रहा हूँ। जैसे हम आपसे बोलूँ एनर्जी इक्वल टू, आप डिफाइन कर लो a माइनस एक्स स्क्वायर बाई BT, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एनर्जी इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बाई BT, आप मुझे फाइंड आउट करो E इज द एनर्जी, E क्या है बेटा, E इज द एनर्जी एंड T इज द टाइम। आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है इसमें A और B का डायमेंशन क्या होगा। आप अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिजिक्स में क्या आप याद रखना, क्या आप kg को लीटर से ऐड कर सकते हो, इम्पॉसिबल। kg को ऐड करने के लिए kg ही चाहिए। क्या मीटर को सेंटीमीटर से ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते। यहाँ मीटर को भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप 100 सेंटीमीटर लिख के भी इसको कन्वर्ट करोगे। ऐसा समझो कि अगर हम बात करें kg को हम ऐड कर दें सेंटीमीटर से, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो फिजिक्स में कभी भी ऐड करने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, बहुत देना। इट्स वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिजिक्स में कभी भी आपको क्वांटिटी से ऐड करना हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आना चाहिए। kg को ऐड करने के लिए आपको kg ही चाहिए ना। तो डायमेंशन में ये ब्यूटी देखो, अगर a माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब जो a का डायमेंशन होगा वही तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। ये चीज़ कब अप्लाई होगी, जब प्लस हो या माइनस हो। ऐसा नहीं कि एडिशन, सॉरी मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन में नहीं, ये अप्लाई कर सकते हो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये हमको ये बताता है फिजिक्स में कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी से कर सकते हैं, राइट। तो सेम क्वांटिटी से अगर आप करोगे बेटा तो समझिए, सेम क्वांटिटी से करोगे तो a इक्वल टू डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फिजिक्स में कभी भी क्वांटिटी सेम है तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर यहाँ a माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स जो a का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। वाई,
बिकॉज ए से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू एल स्क्वायर। अब क्या बचा बेटा बी, अब होमोजेनिटी लगा दो। होमोजेनिटी क्या कहती है, जो ई का डायमेंशन होगा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो ए बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। तो होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो ई का डायमेंशन होगा वही ए बाई बी टी का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन होगा एक्स स्क्वायर बाई बी टी का। तो चलो ए का 2 डायमेंशन आ गया, हम इस और इस टर्म को देख लें। तो E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई बी टी। वी कैन ऑल्सो राइट B इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ई टी, और एक्स स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी। यू कैन ऑल्सो राइट B इक्वल टू एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस का 1। ये सारा टर्म ऊपर ले जाओ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम माइनस 1 टी। इट्स डायमेंशन। हाउ टू फाइंड आउट, एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला जो ट्रिक है कि किसी भी डायमेंशन को फिजिक्स में अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो यहाँ पे आपका लॉजिक लग जाएगा ना, जो ए का डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ए इक्वल टू एल स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो, ई इक्वल टू ए बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। तो जो E का डायमेंशन होगा वही A बाई बी टी का डायमेंशन होगा और वही एक्स स्क्वायर बाई बी टी का डायमेंशन होगा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। देखिए जो मेंस में आया क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं आपको। जैसे देखो, प्रेशर अपान A माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू V माइनस वी इक्वल टू आर टी। बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। P इज द प्रेशर, P क्या है बेटा इसमें, P है आपका प्रेशर एंड V है वॉल्यूम, V है आपका वॉल्यूम, R है, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैसे इसकी ज़रूरत मैं आपको लॉजिक बताया तो पढ़ेगी नहीं। T है टेम्परेचर। आपको A और B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो बहुत ध्यान से देखना। P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस वी इक्वल टू आर टी। अगर आप लॉजिक लगा दो तो कितना इजी हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फिजिक्स में सेम क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर V माइनस वी है, बहुत ध्यान से देखना, अगर V माइनस वी है, V को B से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो कहने का मतलब जो V का डायमेंशन होगा वही V का डायमेंशन होगा। और वॉल्यूम होता क्या है, V को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच, लेंथ विड्थ हाइट L इंटू एल इंटू एल। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यूब। तो सिंपल यहां से लिख सकते हो V इक्वल टू एल क्यूब, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है, V इक्वल टू एल क्यूब, V इक्वल टू एल क्यूब, राइट। अच्छा यहां पे देखो, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं। जो प्रेशर का अगर P माइनस ए बाई वी स्क्वायर है तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही A अपान वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, राइट। तो जो A इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू वी का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एम एल स्क्वायर एम एल T माइनस 2 अपान एरिया L का स्क्वायर। यू कैन राइट दैट फार्मूला ऑफ प्रेशर एम एल माइनस 1 T माइनस 2। इट्स डायमेंशन ऑफ प्रेशर, वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, एम एल माइनस 1 T माइनस 2। इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L स्क्वायर, यू कैन राइट L पावर 2, ये L पावर 6 हो जाएगा, एम एल माइनस 1 T माइनस 2 L पावर 6। यू कैन राइट एम एल पावर 5 T माइनस का 2। तो ये डायमेंशन होगा। नहीं देखो ना, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं, केवल हमको ये पता था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बहुत ध्यान से देखना, सेम क्वांटिटी में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस वी इक्वल टू आर टी। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, जो V का डायमेंशन होगा वही V का डायमेंशन होगा। इट्स वॉल्यूम एल बी एच एल एल एल, V इक्वल टू एल क्यूब, V इक्वल टू एल क्यूब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, P माइनस ए बाई वी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यू कैन राइट A इक्वल टू P इंटू वी स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया एम एल T माइनस 2 अपान L का स्क्वायर। ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा, एम एल माइनस 1 T माइनस 2। यू कैन ऑल्सो राइट एम एल माइनस 1 T माइनस 2 L पावर 3 इसका स्क्वायर, L पावर 6 एम L पावर 5 T माइनस का 2। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डायमेंशन इन इजी वे। अब ऐसा नहीं कि आप होमोजेनिटी लगाए पड़े हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना। तो ये तरीका था आपका कैसे आप किसी भी डायमेंशन को डिफाइन करते हो। चलो मैं कुछ और इजी और टफ
क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। जैसे ये तो था सिंपल डायमेंशन, अगर आपको एक्सपोनेंशियल का टर्म का हो, अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई पावर एक्स है, ई पावर माइनस 80 है, ई पावर माइनस 5t है, कैसे फाइंड आउट करोगे? विद इन 1 मिनट आपको चीजें समझा रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल अगर कोई टर्म है तो बेटा ये होता है डायमेंशन लेस। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो तो सिंपली उठाकर लिख देना 1, सिंपली उठाकर लिख देना 1। एक्सपोनेंशियल क्या होता है बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस अगर क्वांटिटी है तो आप सिंपली इसको लिख दो इक्वल टू 1, है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू 1। कैसे? जस्ट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, हम आपसे बोलूं y इक्वल टू एम्पलीट्यूड ई पावर माइनस, हम आपसे बोलूं 80, आप मुझे y इज द डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे a अननोन है, a अननोन है, t इज द टाइम। अब आपसे पूछूं स्मॉल a और कैपिटल A का डायमेंशन फाइंड आउट करो, तो सिंपल सा देखो, मैंने क्या बताया कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका डायमेंशन होता है 1। तो ये वाली क्वांटिटी 80 इक्वल टू लिख दो 1, ऐसा नहीं, माइनस साइन नहीं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे साइन का 80 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/t और 1/t, इसका मतलब t माइनस का 1, a का डायमेंशन स्मॉल a। अब ये पूरी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन 1 है तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, और y इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर करते हैं? L से, तो y a इक्वल टू भी L आया, कैपिटल A इक्वल टू आ गया L, स्मॉल a इक्वल टू t माइनस का 1। दीज आर द वे टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं जो IIT में पूछा गया, कई बार पूछा गया है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन कैसे निकालें, राइट। जैसे आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू, मुझे बताइए y, देखो उसमें ऐसे था प्रेशर P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ माइनस अल्फा, जस्ट अ सेकेंड, इसको क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू RT होता है ना बेटा, PV इक्वल टू RT, तो यहाँ पे लिखा था क्या? अल्फा V बाई RT, यू कैन ऑल्सो राइट RT बाई V, नहीं P बाई RT, ये ऐसा क्वेश्चन था। यस, इट्स अ क्वेश्चन। P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल E माइनस अल्फा V बाई RT। 1 मिनट, आई विल डिस्क्राइब सारे टर्म। P यहाँ पे क्या बेटा? प्रेशर, P क्या है? प्रेशर, V क्या है आपका? वॉल्यूम है, R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, इट्स अ गैस कांस्टेंट, इट्स अ गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। आपसे पूछा जाए अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ कैन वी सॉल्व इन इजी वे, राइट। इसको थोड़ा सा बताइए, आप इसको वो करके वीडियो को पास करके देखो थोड़ा, बताइए अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा? सोचो, मैंने क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल अगर टर्म है तो उसका डायमेंशन क्या होता है? 1। एक्सपोनेंशियल टर्म है तो कहने का मतलब अल्फा V बाई RT इक्वल टू हो जाएगा 1, अल्फा V अपॉन RT इक्वल टू 1। यू कैन ऑल्सो राइट अल्फा इक्वल टू RT बाई V। अब ऐसा नहीं है कि अब R का डायमेंशन निकालो, T का डायमेंशन निकालो, V का डायमेंशन निकालो। अगर आप वो निकाल लो तो इसका मतलब आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा नहीं है। हमने आइडियल गैस इक्वेशन, याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन, हमने आइडियल गैस इक्वेशन ये चीज़ पढ़ा है कि PV इक्वल टू nRT, n इज द नंबर्स ऑफ मोल, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। यू कैन ऑल्सो राइट PV इक्वल टू RT, या RT बाई V इक्वल टू लिख सकते हैं P। तो इतने क्वांटिटी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, सिंपल सा, अल्फा इक्वल टू RT बाई V, और ये बराबर होगा बेटा P के, राइट। तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू P, और P होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन M L T माइनस 2 अपॉन L का स्क्वायर, देन अल्फा इक्वल टू M L माइनस 1 T माइनस का 2, इट्स डायमेंशन ऑफ अल्फा, राइट। चेक कर लो आप, अल्फा V अपॉन RT, बिकॉज हमने क्या कहा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म हो तो उसका डायमेंशन क्या होता है बेटा? 1। देन वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू RT बाई V, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन
आर टी बाई वी को लिख सकते हैं पी, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, राइट। चलो अब बीटा की बात करते हैं। अल्फा का डायमेंशन क्लियर, अल्फा का डायमेंशन क्लियर, ओके ओके। सो मूव फॉर बीटा, तो कहने का मतलब जो p का डायमेंशन होगा वही अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म तो हो गया आपका 1, ये पूरा टर्म हो गया 1। अल्फा इक्वल टू p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, वी कैन आल्सो राइट बीटा इक्वल टू अल्फा बाई p। अगर आप देखो तो अल्फा किसके बराबर आया था, अल्फा p के बराबर आया था, तो p बाई p इट्स डायमेंशनलेस, बीटा इज द डायमेंशनलेस, बिकॉज आपने देखा कि सारी वैल्यू कट के क्या आ रही थी 1, अगर सारी वैल्यू कट के 1 आ रही थी तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस, है ना। तो एक्सपोनेंशियल भी बहुत इजी होता है, राइट। एक्सपोनेंशियल इट्स आल्सो वेरी इजी टॉपिक, है ना। एक दो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का आपको और कराते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का। जैसे एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई पावर अल्फा टी। आपको पता करना है कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। सिंपल सा एक्सपोनेंशियल टर्म आप यूज करो। एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन क्या होता है 1, तो अल्फा टी इक्वल टू 1, तो टी अल्फा यू कैन आल्सो राइट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 बाई टी इट्स टी माइनस का 1। बहुत ईजी होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन। सेम ऐसे हम लॉगरिथमिक का करेंगे, सेम ऐसे हम किसी भी कोई टेग्नामेट्रिक फंक्शन हो या कोई टेग्नामेट्रिक फंक्शन हो, कोई लॉग का फंक्शन हो, इसका डायमेंशन होता है क्या बेटा, चाहे लॉग का फंक्शन हो चाहे टेग्नामेट्रिक का फंक्शन हो, डायमेंशन होता है 1। सिंपली आप लिखोगे डायमेंशन इज द 1। तो अगर 1 की बात आप 1 करके आप तुरंत 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर द टर्म फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये था बेटा कि किसी भी टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म है तो आप कैसे डिफाइन करोगे। चलो एक दो क्वेश्चन आपको और डायमेंशन का ही सिखाता हूँ, राइट। तो जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सेम ऐसे देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था a माइनस पी अपान ए बाई वी स्क्वायर, ये क्यों आपने देख ही लिया। जैसे p माइनस ए बाई वी क्यूब दे दिया और v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आल्सो, राइट। p माइनस ए बाई वी क्यूब, v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, सेम वही लॉजिक आप लगाओगे। जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, है ना। जो v का डायमेंशन, इसमें ये कंफ्यूजिंग है, ये टर्म आपको बता दूं, p माइनस वी स्क्वायर है, राइट। जो p का डायमेंशन होगा वही v स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा l क्यूब, इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। इसको हटाना है 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, l3/2 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा l3/2। एक आप निकाल लोगे a माइनस वी क्यूब, ये सारे टर्म्स आपके आ जाएंगे, राइट। तो दीज आर द टर्म हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन। तो ये तो तरीका था कैसे डायमेंशन को हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है ना। और अब हम डिस्कस करेंगे कि टेग्नामेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन कैसे निकालते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन कैसे निकालते हो, है ना। दीज आर द टर्म, कुछ हमने टर्म आपको सिखाया कि कैसे आप डायमेंशन को निकालते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके।